हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के भूगोल को पढ़ेंगे, पर्यावरण और हमको पढ़ेंगे, जिसके अध्याय 3 में है स्थल रूपों का विकास। तो क्या आपको मालूम है, धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं, मतलब पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, वह गतिशील है। जो पृथ्वी है वो गतिशील है। फिर भी क्या आपको कभी पता चलता है कि हम घूम रहे हैं? नहीं पता चलता ना। आपको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था ना कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। मतलब परिक्रमण और घूर्णन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब क्या है, धरती जो है वो गतिशील है। लेकिन क्या इसका अनुभव आप कर पाते हैं? नहीं ना। इसका क्या कारण है? हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि जो महाद्वीप हैं वो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वो हमेशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, अभी हम क्या जानते हैं कि जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण, ये जो महादेश हैं या फिर जो महासागर, अलग अलग महासागर हैं, वो पहले क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्वरूप था वो इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ था और सारे जो महासागर हैं वो भी एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। इसमें क्या है, गति के कारण एक दूसरे से अलग हो गए और वर्तमान स्थिति हो गया है। तो सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया था कि लाखों वर्ष पहले जो सारे महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जो ये चित्र में दिख रहा है। इसको इन्होंने पेंजिया कहा। ठीक है, तथा सारे महासागर जो थे उसको एक साथ पैंथालासा। ठीक है, सारे जो महादेश थे वे एक साथ थे, उसके पेंजिया कहा। ये जो सारे महादेश क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं ना, इसको पेंजिया कहा। और जितने महासागर हैं सब एक साथ जुड़े हुए थे, उसे पैंथालासा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो बाद में जो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जो पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन शुरू हुआ और जो वर्तमान में महाद्वीप एवं महासागर का रूप है वैसा परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या है कि सर्वप्रथम जो पेंजिया का विखंडन हुआ, जो पेंजिया टूटा, वो किसमें टूटा, जो उसका उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड तथा उसका जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड। ठीक है, 2 भागों में टूटा पहले। उसके बाद जो पेंजिया था वो 2 भागों में टूटा। पहले उत्तरी जो भाग था उसको अंगारा लैंड और दक्षिणी जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, अंगारा लैंड जो था उसका जब विखंडन हुआ, वो टूटा, तो क्या कौन कौन से महादेश बने? देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ। किससे? अंगारा लैंड से। किसका निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का और एशिया के उत्तरी भाग का। और जबकि गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था, गोंडवाना लैंड किसका? पेंजिया का। ठीक है, जो सारे महादेश एक साथ थे, तो उसका विखंडन होने से क्या हुआ, वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग। और गोंडवाना लैंड से क्या क्या हुआ? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। मतलब पेंजिया 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है। जो भारत है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो हमारा जो राज्य है झारखंड, इसका जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का ही अंग है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब दक्षिणी भाग, जो महादेश 2 भागों में बटा पेंजिया, वो उसका जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा झारखंड है या फिर जो निचला भारत है वो क्या है? गोंडवाना लैंड का ही
हिस्सा है। देखिए यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे एंडो, इसका अर्थ है अंतः, और जैनिक उत्पत्ति, और एक्सो का बाह्य। ठीक है, एक्सो का बाह्य है। अब आगे देखते हैं, भूपर्पटी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेट हैं। ठीक है, जो हमारी भूपर्पटी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसमें कुछ प्लेट हैं। प्लेट मतलब टुकड़े हैं, कुछ बड़े टुकड़े हैं, कुछ छोटे टुकड़े हैं, और इन प्लेटों में जो गति है वो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो पृथ्वी का जो भीतरी भाग है, केंद्र है, वो क्या है, तरल अवस्था में है। और वो क्या है, जो भी तरल अवस्था में होता है, जैसे आप बोतल में एक पानी रखिएगा तो क्या होगा, वो इधर उधर गति करेगा, जैसे ही हिलेगा क्या होगा, गति करेगा, और जो ऊपर के हिस्से को क्या करेगा, धक्का देगा। उसी तरह जब पृथ्वी अपने घूर्णन या परिक्रमण के कारण गति करता है तो उसके अंदर जो मैग्मा है वो भी गति करता है, और भूपर्पटी पर जो छोटी और बड़ी प्लेट है उस पर कंपन उत्पन्न करता है, और उसमें भी गति उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्थलमंडल को प्रभावित करने वाले बल क्या है, कुछ है अंतर्जनिक बल और कुछ है बाह्यजनिक बल। अंतर्जनित क्या है, जो आकस्मिक होते हैं, या पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में क्या आएंगे, भूकंप है, ज्वालामुखी है, या फिर भूस्खलन। ये सारे क्या है, आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल हैं। और जो पटल विरूपण बल है उसके कारण क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो पटल विरूपण बल है। तो ये सारे क्या है, पृथ्वी के आंतरिक बल है, पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल हैं। और कुछ है बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल में क्या है, अपरदन और निक्षेपण आते हैं, जिससे क्या क्या निर्माण होता है, नदी का, पवन का, और क्या है, हिमनद और समुद्री तरंग। ठीक है, ये हो गए। ये आप अच्छे से समझ लेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और ये इसी पे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे कॉपी में। आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैग्मा के कारण जो है प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा तरंग के कारण होती है। और ये गति किसके कहते हैं, ऊर्जा तरंगों के कारण होती है। प्लेटों के सीमा क्षेत्र को विवर्तनिक क्षेत्र कहते हैं। उसके सीमा क्षेत्र आप पढ़े ना, सीमा, सियोल, निफे, ये पढ़े हैं ना, तो उसका जो सीमा क्षेत्र है वो विवर्तनिक क्षेत्र होता है। और गति के कारण जो इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। किसके कारण, गति के कारण। और इन प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, पर्वत, पठार जैसे स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। और इन्हीं स्थलाकृतियों पर बाह्य कारक कार्य करते हैं। जो बाह्य बल होता है इन्हीं स्थलाकृतियों पर कार्य करते हैं, और इनके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार की भूदृश्य का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण दो बलों के कारण होता है। एक होता है अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो अंतर्जनिक क्या है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, और बहिर्जनित बल क्या है, ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो आप आगे कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए क्या है, यहाँ ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में भी आप जानते हैं। ये क्या है, पृथ्वी के अंदर से जो ये लाल रंग से दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर से, ये क्या है, मैग्मा है, और ये पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल रहा है। ये क्या है, क्रेटर से बाहर निकल रहा है, और साथ में क्या है, गैस, राख भी निकल रहा है। और निकासी के लिए क्या है, कुछ होल बन गए हैं पृथ्वी पर, और जिससे होकर मैग्मा बाहर निकल जा रहा है। और जब वो बाहर निकल कर यहाँ जम जाता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी को कहते हैं वोल्केनो। तो ज्वालामुखी का तात्पर्य है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि निकलते हैं। किससे होकर, पृथ्वी की सतह पर कुछ छिद्र हो जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं जो केंद्र से जुड़े होते हैं, और उससे होकर अंदर का जो मैग्मा है,
गैस है, पत्थर है, वो उसी रास्ते से निकलने लगता है और उसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। यहाँ जो नली देख रहे हैं ना, ये क्या है, ज्वालामुखी नली। जो पतली नली है ये क्या है, ज्वालामुखी नली। और इस नली की मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर। ये जो यहाँ मुख है ना, ये इसे कहते हैं क्रेटर। ठीक है। अब देखिए, जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। जब क्या होता है, किसी कारण से ये जो क्रेटर है ये क्या होता है, उसका जो मुंह जहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो जगह क्या होता है, धंसान के कारण थोड़ा चौड़ा हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काल्डेरा। तो यहाँ पे देखिए एक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। क्यों? वहां से हमेशा मैग्मा निकलते रहता है, मैग्मा निकलता है, साथ में प्रकाश भी निकलता है और वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है भूमध्य सागर पर, इसलिए इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। तो ये क्या है, जिन ज्वालामुखियों से लावा और गैस सदैव निकलते रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अंदर से लावा या गैस है वो लगातार निकलते ही रहता है, तो वो क्या है, जागृत ज्वालामुखी, मतलब जगा हुआ ज्वालामुखी। ठीक है। और इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली हवाई, जो ऊपर देखा ना आपने कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, वो भी हमेशा उद्गार होते रहता है, जागृत है, सक्रिय है। ठीक है। हवाई द्वीप का मोनालोआ, ठीक है, और इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, ये जो है सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और यहाँ इन ज्वालामुखियों से क्या होता है, हमेशा उद्गार होते रहता है, लावा हमेशा निकलता ही रहता है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी उद्गार के बाद क्या होता है, शांत पड़ जाते हैं तथा उसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उसमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, वो तो एक बार उसमें से लावा निकलते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, निकलना बंद हो जाता है, फिर उसमें कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता है, फिर देखेंगे अचानक से क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है, फिर से उद्गार होने लगता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इटली का वेसुवियस और इंडोनेशिया का क्रोकोटोआ, ठीक है, विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त मतलब जो पहले उद्गार हुआ है, अभी शांत है, लेकिन फिर कभी उद्गार हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो पूर्ण या समाप्त हो गया है, मतलब उसमें से लावा निकलना खत्म हो गया, मैग्मा निकल और अभी नहीं निकलता है, तो उसके मुंह में क्या है, जल आदि, मतलब पानी भर जाता है बारिश के कारण, और किसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, और इसमें पुनः उद्गार की संभावना भी नहीं रहती है। क्या है, उसमें कभी उद्गार हुआ है, लेकिन उसका जो उद्गार है, जैसे प्रसुप्त में क्या होता है, बीच बीच में विस्फोट होता है, उद्गार होता है, लेकिन शांत में क्या है कि उद्गार बिल्कुल नहीं होता है, वो पूरी समाप्त हो गया है, और उसका जो ऊपरी क्रोड भाग है उसमें क्या है, क्रेटर में पानी जम गया है, और जिसके कारण झील का निर्माण हो गया है। और ऐसा उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और दक्षिण अमेरिका का चिम्बोराजो। ये विश्व का प्रमुख शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। मृत मतलब जिसमें से और उद्गार नहीं होगा। तो ये सारे नाम आप कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल के झरने और कोल्डेर आदि का, कोल्डेर क्या है था, अभी पढ़ा ना आपने
कि जो क्रेडर होता है वो क्या होता है, कभी कभी धंस जाता है और वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, उसे क्रेडर कहते हैं। और जो भारत का दक्कन का जो लावा पठार है या फिर झारखंड का राजमहल की पहाड़ी में निर्मित जो लावा पठार है वो इसी तरह से ज्वालामुखी से निर्मित है। जो झारखंड राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिले में है, जो संथाल परगने में स्थित है, तो उसी तरह का लावा का पठार है। ये समझ गए आप। आगे देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी कंप्लीट हो गया, अब है भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, पृथ्वी की सतह से के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो प्लेटों की जो गति होती है, ज्वालामुखीय उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि क्या है, भूकंप के कारण है। किसके कारण, जो प्लेट होते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी जो प्लेट होते हैं उसमें गति के कारण, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण, या फिर भूपटल में भ्रंश होने के कारण, धंसने के कारण, या फिर जो जलीय भार है इसके कारण भी भूकंप होते हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्लेटों में गति होना या फिर प्लेट का बिन तर्कनीकी क्रिया के कारण। ठीक है, अब देखिए वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों का जो निर्माण का कारण है वो क्या है, भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र के कोयना में 1977 ईस्वी में जो भूकंप आया था उसको कोयना जलाशय को माना जाता है। उसका जो कारण क्या माना जाता है, कोयना जलाशय को। तो धरातल के नीचे का वह स्थान जहां पर कंपन का जो घटना होता है, आरंभ होता है, उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो क्या है, जो धरातल के नीचे का वह भाग जहां से कंपन की घटना आरंभ होती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का सतह जहां पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ईपी सेंटर और उद्गम स्थल को फोकस। और अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि वही केंद्र बिंदु होता है। अतः अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी तीव्रता जो है कम होती जाती है। तो इस चित्र में देखिए भूकंप की उत्पत्ति, ये क्या है, उद्गम केंद्र, जहां पर केंद्र में भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और ठीक उद्गम केंद्र के ऊपर धरातल पर इस जगह को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। और ये क्या है, प्लेट की सीमा है और ये उससे उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंग है। ठीक है, और जो सामने होता है उसमें भूकंप का क्या होता है, तीव्रता अधिक होता है। और अधिकेंद्र से जितनी दूरी बढ़ती है भूकंप की जो तीव्रता होती है कम होती जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम क्या है, भूकंप लेखी। जिस अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और तीव्रता को मापने का जो यंत्र है उसको भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट सारे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए भूकंप तरंगे। तो क्या है, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है और इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान मान को हानि होती है। तो ये जो तरंगे होती हैं 3 तरह की होती हैं जो भूकंप तरंग। पहला होता है अनुदैर्ध्य या प्राथमिक तरंग, जिसे पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा है अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंग एस। और तीसरा होता है पृष्ठीय या धरातलीय तरंग एल। तो जो अनुप्रस्थ या प्रारंभिक तरंग पी है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। और जो अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंग है उसकी तीव्रता पी से क्या होती है, पी तरंग मतलब अनुदैर्ध्य तरंग से थोड़ी कम होती है। और जो पृष्ठीय या धरातलीय तरंग होती है उसकी जो गति होती है सबसे कम होती है और सर्वाधिक हानि इसी से होती है।
क्या होती है, इसी से सबसे ज्यादा हानि होती है। समझ गए ये। अब देखिए आगे क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र क्या है, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र। यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो जो अधिकेंद्र होता है इसी प्रशांत महासागर के आसपास होता है, और प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, अग्नि मेखला भी कहा जाता है। जो प्रशांत परिमेखला है उसको क्या है, तो उसमें ज्वालामुखी और भूकंप की बहुत ज्यादा अधिकता है, जिसके कारण उसको अग्नि मेखला, रिंग फायर भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश हैं। तो ये जो देश है जापान, इंडोनेशिया, चिली, इसमें यहाँ बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप के झटके सबसे ज्यादा यही होते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का जो विस्तार है वो म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है, ठीक है। और भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र इसमें है ना, वो भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें क्या होते हैं, हिमालय के कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी आते हैं। और म्यांमार का जो आराकानयोमा पर्वत है वो भी उसी में आता है, किसमें, मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला में, जहां भूकंप के झटके ज्यादा होते हैं। तो भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा के मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। अब देखिए ये हो गया भूकंप, उसके तरंगे हो गए। अब भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो भूकंप से बचाव के 3 स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जब भूकंप आने से पहले, और भूकंप के दौरान, और भूकंप आने के बाद क्या क्या करना है। देखिए जब भूकंप आएगा तो क्या है, भूकंप आने से पहले हम क्या करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान कर लेंगे, जैसे मेज, पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दीवारों के पास, ये सब जगहों को हम पहचान कर लेंगे। और घर की बीमा पॉलिसी समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर के नींव की भी जांच करेंगे। और घर का इंश्योरेंस और जो हमारे घर का नींव है उसकी भी जांच करा लेंगे। ये कब करना है, भूकंप आने से पहले, उसकी तैयारी करके रखना है। हमेशा सबको तैयार रहना चाहिए। और भूकंप आने के दौरान क्या करना है, भूकंप आने के दौरान क्या करना, मकान के अंदर है तो सुरक्षित स्थान पर ही रहना है। और यदि घर से बाहर है तो खुली जगह पर जाएंगे, और समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची जमीन की तरफ जाएंगे। और यदि कोई वाहन चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या करेंगे, खुली जगह पर जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, सुरक्षित जगह खोजने का प्रयास करेंगे भूकंप के दौरान। और भूकंप आने के बाद क्या करेंगे, स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनेंगे। और चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करेंगे, उसके लिए हॉस्पिटल जाएंगे। और बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे, ठीक है। और क्षतिपूर्त जो इमारत है तो उससे बाहर चले जाएंगे। यदि कहीं टूट फूट हो गया है भूकंप के कारण तो वैसे घरों में भी हम नहीं रहेंगे। और यदि चोट लगी है तो इलाज करा लेंगे, और जो बिजली का कनेक्शन है उसको खोल के रख देंगे। अब देखिए जानने योग्य में, हमारा जो राज्य झारखंड है भूकंप के दृष्टि से थोड़ा कम प्रभावित क्षेत्र है। और इसके राज्य के उत्तरी भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जो जिला है, गोड्डा और साहेबगंज, वहीं पर मुख्य रूप से भूकंप होता है। बाकी झारखंड में दूसरे जिलों में उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता भी है, होता भी हो तो बहुत कम होता है, हल्के झटके का ही अनुभव होता है। तो 2001 में आपने खबरों में जरूर सुना होगा, या फिर कभी किसी के बड़े के द्वारा सुना होगा कि क्या हुआ था, बहुत एक बड़ा भूकंप हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में, 26 जनवरी 2001 की सुबह, ठीक है, 8:45 हुए थे। तब गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था।
और इसके चलते क्या हुआ था, जो बड़ा बड़ा इमारत था वो गिर गया था, संचार और बिजली का जो आपूर्ति था वो भी बंद हो गया था, जो यातायात व्यवस्था था वो भी टूट गया था, और शहर के लगभग सारे घर जो थे मलबे में बदल गए थे। ये कहाँ का घटना था, गुजरात का, 2001 साल का। तो भूकंप का जो अधिकेंद्र था वो कहाँ था, भुज में था, जिसके कारण वहां ज्यादा क्षति हुआ और 5000 से ज्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह इससे प्रभावित हुए। कहाँ, भुज में, क्योंकि वहीं पर अधिकेंद्र था भूकंप का। और भुज, राजकोट एवं अहमदाबाद में जनधन की बहुत ज्यादा क्षति हुई। और इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। क्या है, ये जो प्लेट है क्या है, हमेशा गति करता रहता है। और उस समय जो इस भूकंप का कारण था वो भी वही प्लेटों में गति करने का कारण, उत्तर की तरफ, इंडियन जो प्लेट था वो उत्तर की तरफ खिसक गया। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, भुज में जो था भूकंप से इतनी ज्यादा तबाही हुई, जो ऊपर बड़े बड़े इमारत थे, फ्लैट थे, कैसे टूट के मलबे में बदल गए और बहुत ज्यादा लोग बेघर हो गए, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इस भूकंप से। और देखिए आगे देखिए, ये है मुख्य स्थलाकृतियां। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए। अब देखिए प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं, पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। तो जो पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बलों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये बल जो है, जो बहिर्जनित बल है पृथ्वी के ऊपरी सतह में लगते हैं, उसी के कारण पृथ्वी का जो आकार है बदलता रहता है। तो ये बल मुख्यतः अपक्षय है, अपरदन है, परिवहन एवं निक्षेपण है। इसके द्वारा क्या होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी, पवन, हिम नदी, समुद्र तरंग इसके प्रमुख कारण हैं। और ये कारण क्या है, अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नदियों का क्या कार्य है, नदियां किस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और नदियों द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृतियां हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। एक क्या करती है, काटने का जो काम करती है, बहाकर मिट्टी ले जाने का काम करती है, वो हो गया अपरदनात्मक, और मिट्टी को जमा करने का वो हो गया निक्षेपात्मक। तो जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं, ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो नदियां युवावस्था में, मतलब उसका बस उद्गम हुआ है और जहां से वो निकलती हैं, तो उस समय क्या है, नदी जो पहाड़ी भागों से होकर गुजरती है तो क्या करती है, उसका जो तीव्र गति होता है, शुरू में क्या होता है, नदी बहुत ज्यादा तीव्र गति होता है, तो तीव्र गति के कारण क्या करते हैं, उसका जो काट छाट की क्रिया होती है वो तेजी से होती है। और इस अवस्था में जो नदियां होती है कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे पहला हुआ भी आकार की घाटी। तो इसमें क्या होता है, नदियां अपने वेग के कारण अगल बगल के जो चट्टान है उसको क्या कहते हैं, चट्टानों को कम, जबकि तली को, ऊपरी भाग को कम काटती है और जो उसका निचला भाग है चट्टान का उसको अधिक काटती है। और इस प्रकार जो घाटी बनता है वो कैसा होता है, अंग्रेजी का जो भी अक्षर है ना, अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा होता है, इस तरह का होता है। देखिए यहाँ एक चित्र में भी दिया है भी आकार की घाटी। तो क्या है, देखिए इस तरह से यहाँ से नदी पार हो रही है तो साथ में निचले भाग को काटते हुए जा रही है। ठीक है, अगल बगल के चट्टानों को काट रही है, जबकि तली को क्या है, अधिक काटती है, जिसके कारण इस तरह से आकृति तैयार हो जाता है, ये भी आकार का। ठीक है, ये भी आकार का। अब देखिए आगे है गार्ज और केनियन। क्या है, गार्ज या केनियन, 2 में। देखिए इस चित्र में दिया हुआ है गार्ज का चित्र। ठीक है, जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधा काटती है तो खड़ी ढाल वाली जो संकरी घाटी है वो बनती है, इसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्या है, दोनों तरफ देख रहे बड़े बड़े पहाड़ है और बीच में नदी पार हो रही है और नीचे काटते जा रही है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच जो घाटी होती है और वहां से नदियां पार होती है उसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। और जब घाटी लगातार अपरदन, मतलब टूटती फूटती रहती है, जिससे क्या होती है, वो ज्यादा चौड़ी और गहरी हो जाती है
और ज्यादा जब चौड़ी गहरी हो जाती है तो उससे जो आकृति का निर्माण होता है उसे कैनियन कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका का जो कोलोरेडो है नदी है उस पर बना ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है, ये देखिए, जब पहले तो वो गार्ज रहती है, जो नीचे घाटी रहता है निचला भाग वो गार्ज रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या है नदियां अपने साथ इतनी तेज होती है, पत्थरों को काटते हुए मिट्टी को बहाते हुए ले जाती है, जिस धीरे धीरे क्या होता है वो चौड़ा होते जाता है और वो कैनियन का रूप ले लेता है। अब देखिए जलप्रपात, नदी का जो पानी है जब पर्वतीय ढालों पर ऊंचाई से गहराई घाटी में गिरता है, यह नदी तो अपने रास्ते में चल रही, लेकिन रास्ते में यदि उसको पहाड़ी ढाल मिल जाएगा तो क्या होगा, वो पहाड़ से होते हुए नीचे गिरेगी और जिसके कारण क्या होगा, जलप्रपात का निर्माण होता है। तो कर्नाटक का जो जोग है, झारखंड का हुंडरू, दसम कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, तो रांची के आसपास बहुत सारे जलप्रपात हैं। जो हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, जो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर है। यह वेनेजुएला देश में है। कहाँ है, वेनेजुएला। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है जो कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी से है और ऊपर क्या है, जब नदियां अपने रास्ते में पहाड़ कोई मिलता है तो वहां से वो नीचे की ओर गिरने लगती है और उससे जलप्रपात का निर्माण होता है। अपरदन की क्रियाओं में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों का परिवहन एवं टुकड़ों के द्वारा आपस में रगड़ और कटाव की जो क्रिया होती है वो होती रहती है। बीच में क्या है, अपरदन करती है और साथ में उसको बहा कर भी ले जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक जो आपने पढ़ा, भूकंप, ज्वालामुखी और नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, तो आशा करती हूँ वो आप समझ गए होंगे। और बाकी जो शिलाकृतियां हैं जैसे निक्षेपात्मक शिलाकृतियां या फिर बाकी जो है उसे अगली कक्षा में इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपका यदि कोई चैप्टर छूट गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। और इसे पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।